Hello guys, in this video we will discuss macroeconomics. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इकोनॉमिक्स इंक्रीजिंग रिटर्न मींस स्केल इकोनॉमिक्स पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट मींस बेनिफिट के बेस पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, स्केल इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स। अब ये दो है क्या? तो देखो स्केल इकोनॉमिक्स में क्या है। स्केल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये किसी भी नेम से हम बोल सकते हैं। इज़ व्हेन इंक्रीजिंग इनपुट्स मीन्स इसमें हमें क्या करना है, इनपुट्स को चेंज करना है। इंक्रीजिंग इनपुट्स इंक्रीज एफिशिएंसी दस प्रोवाइडिंग मोर आउटपुट पर इनपुट एट हायर लेवल ऑफ इनपुट। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पढ़ाया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम इनपुट को किसी फिक्स्ड कांस्टेंट या फिर किसी कांस्टेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस बेस पे हमारा जो आउटपुट आता है वो इंक्रीजिंग आता है, डिक्रीजिंग आता है या कांस्टेंट आता है। तो मीन्स इन दैट केस हमने क्या किया था, इनपुट्स को चेंज किया था। ठीक है, तो इसने क्या बोला, व्हेन इंक्रीजिंग इनपुट्स इंक्रीज एफिशिएंसी। जब हम इनपुट्स को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, दस प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट पर इनपुट एट हाई लेवल ऑफ इनपुट। तो ये जो हमारा स्केल इकोनॉमिक्स है बेसिकली हम किस में चेंज करते हैं, इनपुट में, और इनपुट में चेंज करके हम ये देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या है। अगर हम सेकेंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो दैट इज़ एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स। अब ये क्या है तो ध्यान से पढ़ना। एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स इज व्हेन लोकेटिंग क्लोज टू द अदर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मान लो दो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर 1 एंड प्रोड्यूसर 2। मान लो इस प्रोड्यूसर को कुछ इनपुट्स की नीड है, अगर ये इनपुट्स इसके पास अवेलेबल है, अगर ये फर्म इसके जितने क्लोज लोकेट होगी उससे इसको ज़्यादा फ़ायदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मीन्स यहाँ से यहाँ तक इनपुट लेने के लिए जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो बच जाएगी। ठीक है, तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स क्या होता है, इज़ व्हेन लोकेटिंग क्लोज टू द अदर प्रोड्यूसर्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। हम किसी प्रोड्यूसर्स के प्रोड्यूसर अगर दूसरे प्रोड्यूसर के जितने क्लोज लोकेट होगा उससे उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखो इसके अंदर एक बात कही गई है, स्केल इकोनॉमिक्स आर सोर्स इंटरनली। इंटरनली क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर हम इनपुट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, तब हम आउटपुट पे इफेक्ट देखते हैं, लेकिन इसके अंदर तो हम लोकेशन मैटर करता है। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स आर सोर्स एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये एक्सटर्नली फैक्टर से क्या होता है, इफेक्ट होता है। जैसा तुम किसी प्रोड्यूसर के कितने क्लोज लोकेट हो, तो ये इकोनॉमिक्स समझ में आती है, स्केल इकोनॉमिक्स एंड एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स। इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन इनपुट एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय लोकेशन। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम इस वीडियो में पूरा एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स क्या पढ़ा, इज़ व्हेन लोकेटिंग टू द अदर प्रोड्यूसर। ठीक है, हम किसी दूसरे प्रोड्यूसर के जितने नज़दीक यानी जितने नियर लोकेट होंगे उससे हमारी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और इट इज़ द एक्सटर्नली। ठीक है, तो एग्लोमरेशन के टाइप्स पढ़ते हैं। तो देखो एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, अब देखो उसने क्या बोला, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स गिव्स बेनिफिट ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू अदर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, हम किसी दूसरे प्रोड्यूसर के जितने ज़्यादा क्लोज लोकेट होंगे वहाँ से हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट। दे आर दस मोर प्रोमिनेंट इन लार्ज सिटीज़। और ऐसा कब होता है, ये इकोनॉमिक्स कहाँ पाई जाती है, बेसिकली लार्ज सिटी में पाई जाती है। ओके, अब देखो एग्लोमरेशन जो इकोनॉमिक्स है इसके भी टू टाइप्स है। अब ये टू टाइप्स क्या है देखो ज़रा, ये देखना। पहला है पेक्यूनियरी एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। इसके अंदर क्या है, तो बच्चे इसने देखो क्या बोला, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ इनपुट। ठीक है, यहाँ पर मीन्स कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग देयर प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। एक बार दोबारा देखो, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वेरी करता है, मीन्स हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, जैसे कि मान लो पहले मेरे को लेबर मिल रहे थे 10 रुपीज़ में, $10 में, ठीक है, या फिर मान लो $1 में हमें लेबर मिल रहा था, अब वही लेबर हमें $2 में मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू मीन्स इस हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। या फिर मान लो पहले हमें लेबर जो था वो $2 में मिल रहा था, अब वो लेबर हमें $1 में मिल गया, तो जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हाँ एक प्रोड्यूसर के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, मीन्स वेरी करेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, जिस इनपुट्स की पेमेंट करनी है एक प्रोड्यूसर को, तो उसमें इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो जब भी हमारे कॉस्ट ऑफ इनपुट्स में चेंज आता है तो उसको हम पेक्यूनियरी एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये बात समझ में आती है। नाउ सेकंड, टेक्नोलॉजिकल एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। अब इसके अंदर क्या है, तो देखो सपोज़ हमारे लेबर 10 है, पहले वो हैंड मेड करते थे, मीन्स कोई भी चीज़ हाथों से बनाते थे, अब हमने उनको मशीन दे दी, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम होगी, ठीक है, लेबर को जैसे पहले वेजेस दे रहे थे अभी भी हम उतना ही वेजेस दे रहे हैं, बट जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो इसने क्या बोला, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, किस में चेंज आएगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स विदाउट अफेक्टिंग देयर कॉस्ट। या फिर हो सकता है कि हमने लेबर की ट्रेनिंग स्टार्ट करा दी और उसकी नॉलेज बढ़ गई, तो ड्यू टू इंक्रीज इन देयर नॉलेज देन देयर इज टेक्नोलॉजिकल एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। तो ये एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स समझ में आता है। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स 2 टाइप्स की होती है। पहली पेक्यूनियरी एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स है, जहाँ पर हमारा प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना होकर कॉस्ट ऑफ इनपुट इफेक्ट होगा। एंड सेकंड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल एग्लोमरेशन, जहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना इफेक्ट होकर क्या इफेक्ट होगा, प्रोडक्टिविटी। देखो यहाँ पर तो ये दो इकोनॉमिक्स समझ में आते हैं। इसका देखते हैं पेक्यूनियरी एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कैसे होती है। तो पेक्यूनियरी एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स में कब आती है, तो देखो सम ऑफ द चैनल ऑफ पेक्यूनियरी एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स इन लार्ज सिटी, ठीक है, कब होती है, यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं। फर्म हायरिंग वर्कर्स इन्वॉल्व लोअर सच कॉस्ट, मीन्स जो हमने जब लेबर एज अ प्रोड्यूसर जब हमने लेबर को सर्च करा तो सर्च करने की जो कॉस्ट है वो हमारी बहुत कम आई है, तो मैं बोल सकती हूँ कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हमारा कम आया है। नाउ सेकेंड, इनपुट्स आर लेस कॉस्टली, मीन्स वेजेस जो दे रहे हैं वो बहुत कॉस्टली है ड्यू टू हायर सप्लाई। मीन्स मान लो कोई कंट्री है जो लेबर अबेंडेंट है, तो इन दैट कंट्री वेजेस विल बी लेस, है ना, तो वहाँ पर इनपुट की हमारी पेमेंट कम जा रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई ऑफ इनपुट्स क्या है, ज़्यादा है। थर्ड, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है। थर्ड इज शिपिंग कॉस्ट फॉर बोथ आउटपुट एंड इनपुट आर लोअर, यहाँ पर जो शिपिंग कॉस्ट है किसके लिए, आउटपुट, मान लो हमें मार्केट में आउटपुट बेचना है या सोल्ड करना है मार्केट के अंदर, या फिर हमें इनपुट्स लेना है सप्लायर से, तो वहाँ की जो शिपिंग कॉस्ट है यानी जो जाने आने की कॉस्ट है वो क्या है, हमारी बहुत कम। वाई, क्योंकि दोनों ही कस्टमर एंड सप्लायर ऑफ इनपुट्स एंड कस्टमर्स ऑफ आउटपुट्स दोनों ही बहुत प्रॉक्सिमिटी यानी बहुत ही नज़दीक है हमारे, यानी प्रोड्यूसर के।
तो अगर प्रोड्यूसर के ये दोनों ही बहुत नज़दीक है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, कम आएगी, विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। तो ये तीन चीज़ें समझ में आती है। पेक्यूनियरी एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स के वो हैं, 3 चैनल्स है जो ये शो करता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है वो कम है विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। अब टेक्नोलॉजी चलते हैं। तो देखो टेक्नोलॉजिकल एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स क्या है। इसके अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगी, इसके अंदर हमारी क्या चेंज होगी, प्रोडक्टिविटी। तो देखो इसने क्या बोला, सम ऑफ द चैनल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स इन लार्ज सिटीज़, ये भी लार्ज सिटीज़ में, वर्कर्स कैन बेनिफिट मोर फ्रॉम अदर्स। कैसे, वर्कर्स कैन बेनिफिट मोर फ्रॉम अदर्स वर्कर्स ड्यू टू नॉलेज स्पिल ओवर। मान लो कि हमारे पास जो वर्कर है उनकी नॉलेज बहुत परफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्कर्स। तो अगर किसी फर्म में जो लेबर्स है उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बेस्ट है नॉलेज, तो वहाँ पर वो नॉलेज यूज़ करेंगे, नॉलेज यूज़ करके प्रोडक्टिविटी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। मीन्स यूज़ नॉलेज, दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। मीन्स जितनी वेजेस पहले मिल रही थी उतनी वेजेस अभी भी दे रहे, बट लेबर ने क्या करा, दे आर यूजिंग देयर नॉलेज। तो ये समझ में आ गया इसका फर्स्ट चैनल। नाउ सेकंड चैनल देखो, फर्म्स हैव मोर हायरिंग ऑप्शन। ठीक है, फर्म्स के बाद बहुत सारे ऑप्शन है हायरिंग के, विच पुशेस एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल वर्कर टू कीप प्रोडक्टिविटी हाई। इससे क्या होगा, अगर हमारे पास किसी चीज़ को हायरिंग करने के मोर देन वन ऑप्शंस है, देन वी विल फाइंड बेस्ट लेबर्स या फिर बेस्ट वर्कर्स, ठीक है, हु हैव द हायर प्रोडक्टिविटी लेवल। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि अगर फर्म्स के बाद एक से ज़्यादा चॉइस है हायरिंग के, तो वो ऐसे वर्कर्स को ढूंढेंगे, ऐसे पोटेंशियल वर्कर्स को ढूंढेंगे जिनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। थर्ड देखो, वर्कर आर मोर लाइकली टू कंपेयर दैम सेल्फ टू अदर। ठीक है, वहाँ पर लेबर क्या करते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, एंड फील द सोशल प्रेशर। तो उनको क्या है, फील द सोशल प्रेशर टू कीप अप। ठीक है, और वहाँ पर भी क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी विदाउट अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ तक बातें समझ में आती है। तो हमने क्या पढ़ा, ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, स्केल इकोनॉमिक्स एंड एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स एक्सटर्नली होता है और इसके भी हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए, पेक्यूनियरी एंड टेक्नोलॉजी। पेक्यूनियरी कैसे होता है, ये 3 चैनल्स पढ़ लिए हमने, और टेक्नोलॉजी बेसिस पे भी हमने क्या पढ़ लिए, 3। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे एक फर्म का कॉस्ट। अब हम देखेंगे कि एक फर्म्स को कौन कौन सी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमारी कुछ कॉस्ट आएगी, उसी कॉस्ट को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ना फर्स्ट कॉस्ट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो एक फर्म की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखो इसने क्या बोला, सपोज अ फर्म वांट्स, देखो यहाँ पर ध्यान से, सपोज अ फर्म वांट्स टू डिसाइड वेयर टू लोकेट। एक फर्म्स को पहले ये डिसाइड करना है कि उसे कहाँ लोकेट करना है, वाइल कंसीडरिंग द लोकेशन ऑफ इट्स इनपुट। ठीक है, दैट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट टू सेल एट मार्केट। एक फर्म है, उसको अपनी फर्म क्या करनी है, लगानी है, तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि मेरे फर्म में जो इनपुट नीडेड है उस इनपुट्स का फर्म का है ना, उस इनपुट की फैक्ट्री भी तो देखेंगे ना कि वो इनपुट कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि हम उसके आसपास लोकेट करें। अगर हम उसके आसपास लोकेट करेंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। अगर हम बहुत दूर
लोकेट कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी। इन दैट केस हमारा जो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स है, इनपुट्स है, वो क्या आएगा, ज़्यादा। तो एज अ प्रोड्यूसर वो हमेशा किस कोशिश में रहेगा कि उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स क्या आए, कम आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पढ़ते हैं। तो जब भी फर्म अपने फॉर्म को लोकेट, जब भी मतलब एक प्रोड्यूसर अपने फॉर्म को लोकेट करता है, तो सबसे पहले वो क्या कंसीडरिंग करता है कि उसके इनपुट्स की फैक्ट्री कहाँ पर है। ठीक है, अब देखो एक फर्म की कौन कौन सी कॉस्ट आती है। तो सबसे पहली कॉस्ट फिक्स टर्मिनल कॉस्ट। फर्स्ट कॉस्ट इज फिक्स टर्मिनल कॉस्ट, दैट इज डिनोटेड बाय टी। मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट तो देना ही है। देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ शिपिंग डिस्टेंस, इस डजेंट मैटर डिस्टेंस कितना है। अब तुम इनपुट के पास में हो या दूर में हो, इट डजेंट मैटर डिस्टेंस। एक फिक्स्ड टर्मिनल कॉस्ट है, यानी हमारी क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है किससे, डिस्टेंस से। तो फर्स्ट कॉस्ट समझ में आती है। नाउ सेकेंड कॉस्ट, सेकेंड कॉस्ट इज वेरिएबल शिपिंग कॉस्ट as the product of the shipping cost per kilometer and distance। तो ये हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। मीन्स इन दिस केस जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना, हमारा जो शिपिंग कॉस्ट पर किलोमीटर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा पर किलोमीटर, हमारी कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, दो कॉस्ट समझ में आ गई। First cost is fixed cost, that is terminal cost, that is denoted by T, and second cost is variable cost, है ना, that is depend on distance and it is denoted by variable cost। अब देखो एक प्रोड्यूसर की टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो एक फर्म की जो टोटल शिपिंग कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो जो हमारा टोटल वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो टी है, और टोटल कॉस्ट क्या हो गई हमारी, सी डी। सी फॉर कॉस्ट पर किलोमीटर एंड डी फॉर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यानी जो हमारा कॉस्ट पर किलोमीटर है डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगा हमारा कॉस्ट पर किलोमीटर भी क्या हो जाएगा, वेरी करेगा। तो ये टोटल कॉस्ट समझ में आती है, टोटल शिपिंग कॉस्ट ऑफ अ फर्म, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो अब हमें निकालना है एवरेज शिपिंग कॉस्ट। एवरेज शिपिंग कॉस्ट के लिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एवरेज की बात करते हैं, किसकी, एवरेज, अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात कर रही हूँ तो टोटल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय जो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है यानी डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मेरा आ गया टोटल शिपिंग कॉस्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो बच्चे देखो टी तो हमारा फिक्स्ड है, इसको डी से करो, और सी डी डी से तो कट गया। तो जो हमारा एवरेज शिपिंग कॉस्ट आया वो आया टी डी प्लस का सी। अब मैं बोल सकती हूँ डिस्टेंस जितना ज़्यादा है ना, अगर ये ज़्यादा है तो ये इतनी वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारा एवरेज शिपिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। मीन्स हमारा जो एवरेज शिपिंग कॉस्ट और जो डिस्टेंस में रिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव। अगर डिस्टेंस कम तो ये ओवरऑल वैल्यू कम, तो हमारा एवरेज शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखो तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हमारा जो टोटल शिपिंग कॉस्ट है वो क्या है, टी प्लस का सी डी। ये पढ़ा हमने, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली दिखाते हैं, है ना। तो देखो डायग्रामेटिकली यहाँ पर हमारा आ गया टोटल शिपिंग कॉस्ट एंड इन दिस इज डिस्टेंस। बच्चे देखो अगर हमारा डिस्टेंस 0 है
है ना। तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब ये वैल्यू जीरो होगी तो हमारी टोटल शिपिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टर्मिनल कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैं जब हमारा डी जीरो है यानी डिस्टेंस जीरो है तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आ रही होगी ना, जो हमारी टर्मिनल फिक्स कॉस्ट है। तो ये डायग्राम देखो, ये हमारी टोटल शिपिंग कॉस्ट इक्वल्स टू टी प्लस का सी टी, और ये जो इंटरसेप्ट है ये हमारा टी है। मीन्स कि जब हमारा डिस्टेंस जीरो है तो देखो टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या आएगा, टी प्लस सी जीरो, टी एस सी इक्वल्स टू, या तो टी एज इट इज़ और इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट कितना हो गया, टी व्हेन डी इक्वल्स टू जीरो मीन्स नो डिस्टेंस। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का डायग्राम समझ में आता है, ये है, ठीक है। अब देखो, तो हमने बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पढ़ लिया। अब देखो, अब हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है सपोज देयर आर टू पोटेंशियली शिपिंग मोड्स। यहाँ पर हमारी जो शिपिंग मोड्स है वो है ट्रेन दैट इज एन एंड ट्रक दैट इज के, ठीक है। वी हैव टू शिपिंग मोड्स। अब इसने बोला कि जो हमारी ट्रेन हैज़ अ हायर टर्मिनल कॉस्ट देन आर ट्रक। देखो टर्मिनल कॉस्ट को मैंने टी से डिनोट किया था यानी फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसने बोला कि ट्रेन हैज़ अ हायर टर्मिनल कॉस्ट, तो ट्रेन की जो टर्मिनल कॉस्ट है वो किससे ज़्यादा है, ट्रक से, ठीक है। और इसने दूसरी बात क्या करी, ट्रेन हैज़ अ लोअर शिपिंग कॉस्ट पर किलोमीटर देन आर ट्रक, यानी सी कॉस्ट पर किलोमीटर। उसने बोला जो ट्रेन की है वो लेस देन ट्रक से है। ये बात समझ में आ गई। थर्ड इसने बोला ट्रक इज लेस कॉस्टली फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है, वाइल ट्रेन इज लेस कॉस्टली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें इसका क्रिटिकल डिस्टेंस निकालना है। क्रिटिकल डिस्टेंस मीन्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। बच्चे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वो जहाँ हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट बाय ट्रेन एंड टोटल शिपिंग कॉस्ट बाय ट्रक क्या आना चाहिए, इक्वल, यानी ये स्टार। इसका मतलब है टोटल शिपिंग कॉस्ट बाय ट्रेन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल शिपिंग कॉस्ट बाय ट्रेन फॉर एंड ट्रक फॉर के, ठीक है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर आ गया डिस्टेंस, यहाँ पर आ गया टोटल शिपिंग कॉस्ट। बच्चे मान लो ये है हमारा टी एन और ये है हमारा, जीरो से नहीं है, ये जीरो नीचे है, ये है टी के, है ना। तो इसका जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे टोटल शिपिंग कॉस्ट, एन का क्या है, टी एन प्लस का सी एन डी, है ना। और इसका करो तो इसका आएगा टोटल शिपिंग कॉस्ट किसका, ट्रक का, वो क्या है, टी ट्रक और सी किलोमीटर डिस्टेंस। तो कुछ नहीं है, जहाँ पर ये दोनों इक्वल है वो हमारा ऐसा डिस्टेंस आएगा जहाँ पर दोनों की टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या है, इक्वल है। ये जस्ट एज अ एग्जांपल था। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो मैंने अभी एक चीज़ पढ़ाया कि जब हमारा एवरेज, ये देखो जो हमारा एवरेज शिपिंग कॉस्ट है वो क्या करता है, फॉल करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आज इसे प्रूफ करके दिखाते हैं। तो ठीक है, अब इसने बोला कि सपोज देयर इज नो टर्मिनल कॉस्ट यानी टी इज जीरो, है ना। और जो हमारा किलोमीटर कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर है वो किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे। तो देखो हमारा जो टोटल शिपिंग कॉस्ट है वो क्या है, टी प्लस में वी यानी टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट टी, और ये क्या आ गया हमारा डी। अब इसने बोला कि जो हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है।
तो जो मेरा एवरेज शिपिंग कॉस्ट आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, डिस्टेंस, है ना। तो यानी जो टोटल शिपिंग कॉस्ट है विद रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है, तो ये तो मैंने 0 माना है ना। और ये क्या है हमारा, सी डी, है ना। तो देखो 0, ये तो 0 तो एज इट इज़ रहेगा हमारा, और सी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और डी अलग से। यहाँ तक बस समझ में आती है। अब देखो एवरेज शिपिंग कॉस्ट क्या आता है हमारा, टोटल शिपिंग कॉस्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो इसको डिवाइड बाय कर दो, सी डी डी डिवाइड बाय डी, है ना। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज शिपिंग कॉस्ट इज़ द कॉस्ट पर किलोमीटर एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव, यानी एवरेज शिपिंग कॉस्ट का अगर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस करेंगे तो किसका, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, तो ये हमेशा लेस देन 0। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हमारा कॉस्ट है ना। तो हमने बेसिकली सिंपल ये पढ़ा कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है यानी टोटल शिपिंग कॉस्ट, उसमें हमारी एक टर्मिनल कॉस्ट होती है जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और एक क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट, जो पर किलोमीटर कॉस्ट है, जो डिपेंड करता है डिस्टेंस में। तो हमने बेसिकली टोटल डिस्टेंस यानी टोटल शिपिंग कॉस्ट ये पढ़ा। टोटल शिपिंग कॉस्ट का ये डायग्राम है ना, ये टोटल शिपिंग कॉस्ट का डायग्राम। और ये मैंने कुछ बताया तो एज ए एग्जांपल बताया है कि अगर हमारे पास 2 मोड ऑफ शिपिंग हो तो उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वहाँ आएगा जहाँ ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये